हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, फर्स्ट क्लास हो चुकी है अकाउंट्स की। उसमें ना मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी, ठीक है। तो वो ज़रूर देख लेना। आज उसकी कॉन्टिन्यूएशन में ही वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 2 में हम लोग कुछ और न्यू टर्म्स सीखेंगे अकाउंट्स की, ताकि हमारे को अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स से हम लोग फेमिलियर हो जाए, ठीक है। तो आज की पहली टर्म क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल में आप देखो, आपको रिसीवेबल रिसीवेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पैसे का आना, ठीक है, पैसा मिलना। तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक आता है डेटर्स, ठीक है, डेटर्स, और दूसरा आता है बिल रिसीवेबल, ठीक है। दूसरी टर्म जो आती है इसके अंदर बिल रिसीवेबल, ये इसकी सब क्लासिफिकेशन है। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीज़ें आती है, एक डेटर्स और एक होता है बिल रिसीवेबल। डेटर का मीनिंग होता है जिनसे मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, ठीक है। तो फ्यूचर में पैसा क्यों मिलेगा भाई किसी से? तो अगर मैंने मान लो आज उधार पर माल बेचा, ठीक है, उधार पर जब हम गुड्स सेल करते हैं तो उसको हम लोग अकाउंट्स में लिखते हैं क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो अगर हमने उधार पर माल बेचा तो क्रेडिट सेल जनरेट्स डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स का मीनिंग हो गया कि अगर मैंने आज उधार पर माल बेचा तो फ्यूचर में मुझे इन लोगों से पैसे लेने हैं, ठीक है। तो डेटर्स बोलेंगे उनको, ठीक है। और ये किसके आता है, किस कैटेगरी में आता है? ट्रेड रिसीवेबल में। अब बिल रिसीवेबल का भी मीनिंग यही होता है कि इस बिल के अगेंस्ट में, इस बिल के अगेंस्ट, ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इस बिल के अगेंस्ट में मेरे को कैश मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है। तो डिफरेंस क्या है दोनों चीज़ों में? आप ऐसे मान के चलो, अभी के लिए हम इसको ऐसा समझेंगे कि डेटर्स कौन होते हैं कि जब मेरा ओरल अग्रीमेंट है, ओरल अग्रीमेंट है कि भाई मेरे को फ्यूचर में तुमसे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसे लेने हैं, तो मैं बोलूंगा सामने वाले बंदे को डेटर, खुद को नहीं बोलूंगा, सामने वाले बंदे को बोलूंगा डेटर्स। बिल रिसीवेबल क्या हो गया? रिटर्न, रिटर्न डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर कोई मेरे को लिख कर दे देगा कि अगर मैंने आज क्रेडिट सेल्स करी और 2 महीने बाद मैं पैसे लूंगा, और ये बात लिखित है, रिटर्न में है, ठीक है, लिखा हुआ है, तो हम उस डॉक्यूमेंट को बोलेंगे बिल रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स बोले, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर डेटर्स, बियर, और इन दोनों का नेचर क्या है? एसेट, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में फर्म को पैसा मिलना है तो इसका नेचर क्या है? एसेट। एसेट मतलब हर फायदे वाली चीज जो जो हमारे को अपनी है, जो हम ओन करते हैं, उसको बोलते हैं एसेट। इसकी अपोजिट सेकेंड टर्म है फर्स्ट टर्म की बिल्कुल अपोजिट, इसको बोलेंगे ट्रेड पेएबल्स। तो अगेन जैसे ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो टर्म्स थी, डेटर्स और बिल रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल्स के अंदर भी दो टर्म्स हैं। पहली है क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स, और सेकंड है बिल पेएबल, ठीक है। ये बिल रिसीवेबल को बिल्स रिसीवेबल भी बोल देते हैं, और यहाँ पे बिल्स पेएबल भी बोल देते हैं, एस लगा देते हैं, प्लूरलाइज कर देते हैं, ठीक है, प्लूरल कर देते हैं। क्रेडिटर का मीनिंग होता है कि मुझ पर अगर कर्ज है, मेरे को बाद में पैसे किसी को चुकाने हैं, ठीक है। तो जैसे डेटर क्या था? पैसा मिलना, क्रेडिट सेल्स होती हैं तो डेटर जनरेट होते हैं। तो क्रेडिटर क्यों होंगे भाई? क्रेडिट परचेजेस। आप इमेजिन करो, मान लो आप अपने घर के पास वाली शॉप से कुछ खरीदने गए हो, ठीक है, कुछ भी खरीदने गए हो, चिप्स लेने गए, चॉकलेट लेने गए, कुछ भी खरीदने गए। अगर आप उसको आज पैसे नहीं दोगे और उससे सामान ले आओगे तो बाद में तो पैसे दोगे ना। तो ये एक तरीके से कर्जा हो गया ना, चाहे थोड़े टाइम के लिए हुआ। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज, ठीक है, उधार पर जब हम खरीदते हैं। तो अब मेरे को क्योंकि फ्यूचर में पैसा चुकाना है, ठीक है, तो सामने वाला बंदा कौन हो जाएगा हमारा? जो जिससे भी हमने सामान लिया शॉपकीपर से, वो हो जाएगा हमारा क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिट परचेज जनरेट्स क्रेडिटर्स। ये आपको लाइन ना याद करनी है, जैसे ऊपर क्रेडिट सेल जनरेट्स डेटर है ना, ये लाइन ही याद कर लो तो हमेशा समझ में आ जाएगा। क्रेडिट परचेज जनरेट्स क्रेडिटर्स, ये भी आप लर्न कर लो, ठीक है। टर्म के मीनिंग्स याद रहेंगे, विद रीजंस याद रहेंगे कि क्यों सामने वाले को हम क्रेडिटर बोल रहे हैं। सेम डिफरेंस है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल मीनिंग सेम है, डिफरेंस वही है। ओरल अग्रीमेंट, ओरल अग्रीमेंट है, ओरली बात तय हुई है कि भाई मेरे को तुम्हें पैसे देने हैं तो क्रेडिटर। यही बात अगर रिटर्न फॉर्म में है कि अगर मैंने आज लिख दिया मेरे को सामने वाले को 2 महीने बाद इतने पैसे देने हैं, और मैंने अगर ये लिख दिया, तो इस डॉक्यूमेंट को बोलेंगे, इस डॉक्यूमेंट को बोल देंगे बिल्स पेबल, ठीक है। जैसे डेटर और बीआर का नेचर एसेट होता था, क्रेडिटर और बिल्स पेबल का जो नेचर है, नेचर इसका हो जाएगा लाइबिलिटी का, क्योंकि कर्जे हैं। कर्जे का मतलब क्या कि हमें पैसा चुकाना है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी का नेचर हो जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट टर्म है हमारी डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट का आपको मीनिंग पता ही है कि जैसे अगर कोई प्रोडक्ट की एमआरपी मान लो 100 रुपीज़ है, अगर वो शॉपकीपर से हम खरीदने गए तो उसने हमारे को ये प्रोडक्ट 100 की जगह 90 में दे दिया, तो हम लोग यही बोलते हैं ना, हमें डिस्काउंट मिल गया, सस्ता लेकर आ गए कुछ, ठीक है। तो डिस्काउंट का बेसिक मीनिंग यही है कि कोई भी प्रोडक्ट जितने में भी बेचना था उससे थोड़े कम में बेच दिया गया, तो ये हो गया डिस्काउंट। अब इसमें दो कैटेगरीज हैं, दो टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। इसका डिफरेंस समझना है। ट्रेड डिस्काउंट जो होते हैं ना, ये हम हर कस्टमर को दे देते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे फॉर एवरी कस्टमर।
अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट होता है फॉर एवरी कस्टमर। कैश डिस्काउंट जो होता है ना, ये सबके लिए नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ तभी दिया जाता है, कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है व्हेन पेमेंट इज मेड इन कैश, ठीक है, जब कैश ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, व्हेन पेमेंट इज मेड इन कैश, या फिर जब कैश ट्रांजेक्शन हो। इसका अभी हम एग्जांपल समझते हैं। देखो, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये है, मान लो आपने 10,000 रुपीज़ की शॉपिंग करी, ठीक है, हमने शॉपिंग करी है 10,000 रुपीज़ की, ठीक है। अभी पेमेंट हमने करनी है, अभी शॉपिंग करी है, मतलब हमने गुड्स सेलेक्ट कर लिए कि हम 10,000 रुपए के गुड्स खरीद रहे हैं, अभी हमने पेमेंट करनी है। तो शॉपकीपर जिससे भी हम खरीद रहे हैं उसने बोला ये 10,000 के गुड्स ना मैं आपको कितने में दे दूंगा, 9,000 में दे दूंगा, ठीक है। ये जो 1,000 रुपए उसने कम किए, 10,000 की चीज जो वो हमें 9,000 में दे रहा है, ये जो 1,000 रुपीज का डिफरेंस है, इस 1,000 को हम बोल देंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। क्योंकि ये तो उसने सभी को बोलना है, जो भी उससे 10,000 का सामान ले रहा है वो 1,000 का डिस्काउंट सभी को दे रहा है। इसके बाद एक कंडीशन है, उसने हमें एक कंडीशन बताई, टर्म्स एंड कंडीशन क्या बताई, उसने बोला अगर आप 9,000 रुपए मुझे अभी के अभी दे दोगे ना, लाइक इमीडिएटली अभी के अभी दे दोगे, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होगी, उधार नहीं करोगे, तो मैं आपको 1,000 का डिस्काउंट फर्दर दे दूंगा, एक और 1,000 का डिस्काउंट दे दूंगा। यानी कि फिर मेरे को, अगर मैं उसको कैश में पेमेंट देने के लिए रेडी होता तो मेरे को उसको 9,000 नहीं देने, मुझे उसको कितने देने हैं, 9,000 माइनस 1,000 यानी कि 8,000, ठीक है। तो ये जो फर्दर 1,000 का डिस्काउंट मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि मैंने पेमेंट कैश में कर दी, ठीक है। तो ये जो बाद वाला 1,000 का डिस्काउंट है इसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट, और जो डिस्काउंट वो सभी कस्टमर को दे रहा था स्टार्टिंग में कि 10,000 का सामान लेगा, जो भी, जो स्टार्टिंग में सभी कस्टमर को वो डिस्काउंट दे रहा है, उसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। आपको समझ में आया? अगर कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, अगर कैश में पेमेंट नहीं करेंगे तो ये वाला कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, फिर मेरे को 9,000 रुपीज का ही बिल पेबल बन जाता, ठीक है, बिल्स पेबल बन जाता कि भाई मैं बाद में कितने दूंगा, 9,000 रुपए दूंगा अगर मैं उधार पर माल लेकर आऊंगा शॉप में। तो ये डिफरेंस है ट्रेड डिस्काउंट का कैश डिस्काउंट के साथ। नेक्स्ट टर्म है एंट्री, ठीक है। एंट्री का मतलब होता है कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है उसको ना हम लिख लेते हैं अकाउंट्स की बुक्स में, ठीक है, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो उसकी जो लिखना होता है ना, जो पैटर्न होता है लिखने का, जो तरीका होता है, उसको रिकॉर्डिंग का जो तरीका होता है उसको हम लोग एंट्री कहते हैं, ठीक है। अभी हमने बहुत सारी एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री करनी है, तो हमारे को तब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे को गिवन है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मीनिंग होता है पैसे का डूब जाना, नुकसान हो जाना, ये प्योर लॉस है, ठीक है। इसका नेचर क्या है, या ये क्या है, प्योर लॉस। जैसे ऊपर हम समझते हैं, ऊपर हमने देखी थी एक टर्म डेटर्स, ठीक है। डेटर का मीनिंग क्या था कि मुझे फ्यूचर में किसी से पैसे मिलेंगे, क्यों पैसे मिलेंगे, क्योंकि मैंने क्रेडिट सेल करी है। मान लो मेरे को किसी से 10,000 लेने थे, ठीक है, एग्जाम्पल है, मुझे किसी से 10,000 रुपीज लेने थे। अब अगर वो 2 मंथ्स के बाद देने थे और वो 2 महीने बाद देने से मना कर दे, ठीक है, वो रिफ्यूज कर दे कि मैं पैसे नहीं दे रहा, अगर उसने मना कर दिया तो हम क्या ही कर लेंगे, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। या तो कोर्ट केस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या कर लेंगे, लीगल सोचना है, ठीक है, लीगल वे में सोचना है सारा कुछ, इलीगल वे से कुछ नहीं सोचना, ठीक है। तो अब अगर हमारे को वो पैसे देने से मना कर दे और हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये हम बोलेंगे कि 10,000 रुपए की क्या होगी, बैड डेट्स होगी, मतलब मेरा पैसा डूब गया, तो बोलेंगे 10,000 रुपए की क्या होगी, बैड डेट्स होगी, ठीक है। तो बैड डेट्स का मीनिंग आया समझ, ये हो गया बैड डेट्स। नेक्स्ट टर्म है इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है कि नॉट इन अ पोजीशन, नॉट इन अ पोजीशन, मैं इसका सीधा एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख रहा हूं, नॉट इन अ पोजीशन टू पे हिज हर डेट्स, ठीक है। तो इनसॉल्वेंट का हमने हिंदी में मीनिंग घर में सुना हो सकता है कभी पेरेंट्स को बोलते सुना हो, कि या कहीं पर न्यूज़पेपर में सुना हो, जैसे बोलते हैं ना दिवालिया निकल जाना। इसका मीनिंग ये होता है कि कोई पर्सन या कोई फर्म इतनी ज़्यादा लॉसेज में है कि वो अपनी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं या जिनको भी पैसे चुकाने वो चुका नहीं पा रही, ठीक है। तो इनसॉल्वेंट का मतलब होता है नॉट इन अ पोजीशन टू पे हिज हर डेट्स। डेट्स मतलब जिसको पैसे चुकाने हैं, जिसको भी हमें पैसे देने हैं वो हम नहीं दे पा रहे, तो हम अपने आप को क्या करेंगे, इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देंगे कि भाई अब हमारी फर्म लॉस में आ गई है, अब हम किसी को पैसा नहीं दे सकते, ठीक है। इसकी बिल्कुल अपोजिट टर्म है, अपोजिट टर्म है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मीनिंग क्या हो गया, इन अ पोजीशन टू पे इज हर डेट्स। इनसॉल्वेंट और सॉल्वेंट के आपस में एक दूसरे के एंटोनिम है, अपोजिट टर्म्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे को गिवन है मर्चेंडाइज। इसको मर्चेंडाइज भी बोल सकते हैं, मर्केंडाइज भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, ठीक है। मर्केंडाइज का मीनिंग क्या हो जाएगा, गुड्स फॉर रीसेल। जो भी हम गुड्स खरीद रहे हैं
और बिजनेस कर रहे हैं तो गुड्स खरीद के घर तो नहीं लेकर जाएंगे, हमने रीसेल करना है, पैसा कमाना है, तो उसको बोलेंगे मर्केंडाइज। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक आपने देखा होगा, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो यूज करते हैं एनिमल्स को, ठीक है, एनिमल्स को खरीदते बेचते हैं, कुछ ऐसा काम होता है, ठीक है, या एनिमल्स के थ्रू पैसा कमाते हैं, बिन एनिमल्स रखते हैं, सेल नहीं करते, बट एनिमल्स उनके बिजनेस में रिक्वायर्ड होते हैं, तो इन एनिमल्स को बोला जाता है लाइव स्टॉक, ठीक है। तो आज हमने अप्रोक्सीमेटली लाइक 9 टर्म्स करी हैं, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, ऐसे ही एक और वीडियो बेसिक टर्म्स का मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं लाने वाला हूँ।